जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं टेस्ट सीरीज नंबर 15, जिसमें पहला सेक्शन आता है आपका जनरल हिंदी का। देखिए जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जनरल हिंदी में पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या, देखिए सेक्शन 1 जनरल हिंदी क्वेश्चंस कह रहा है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, पंक्ति में हमें अलंकार बताना है। इसमें कौन सी अलंकार है? श्लेष तो है नहीं, श्लेष मतलब होता है चुपकना। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा है नहीं। मानो मनहू ऐसा कुछ है नहीं। यमक इसमें है नहीं, दोनों में कंपैरिजन। हमारा है अनुप्रास अलंकार। क्यों अनुप्रास कहेंगे? बिकॉज ये च और च देख रहे हैं रिपीटेड है ना। तो जब ये फोटोकॉपी आ जाता है, एक ही वर्ड्स 2-3 बार आ जाए तो उसे हम लोग अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी बहुत सारे काइंड्स होते हैं, बहुत सारे नहीं 5 काइंड्स होते हैं इसके। और 5 वो कौन कौन होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुतानुप्रास, अत्यंतानुप्रास और लटानुप्रास होता है। देखिए आगे कह रहा है रति अस्थाई भाव का रस हमें बताना है। रति जो है अस्थाई भाव का रस क्या होगा? तो रति का बता देंगे श्रृंगार होता है। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। आचार्य जो है भोजराज, आचार्य भोजराज, आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। श्रृंगार रस का आधार जो है स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र के रति अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे आपको रस और अस्थाई भाव याद होने चाहिए। जैसे श्रृंगार का पूछा जाए तो आप रति बोलेंगे, हास्य का पूछा जाए तो आप हास्य ही बोलेंगे, करुण का पूछा जाए तो करुण का क्या होगा? करुण का आप शोक बताइएगा, करुण का शोक हो जाएगा। और वीर का उत्साह होगा, वीर का उत्साह होगा। रौद्र का क्या बताएंगे? क्रोध होगा, रौद्र का क्रोध बताइएगा, है ना। रौद्र का क्रोध होगा। भयानक का भय होगा। विभत्स का क्या होगा? तो विभत्स का बता देंगे जुगुप्सुप होगा, जुगुप्सा, है ना, जुगुप्सा बताइएगा। अद्भुत का क्या बताइएगा? विस्मय। और शांत का निर्वेद, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से इसे रिपीट करके सुन लीजिएगा। है क्या कि तद्भव शब्द कौन सा है, हमें तद्भव बताना है। तो देखिए तद्भव शब्द इसमें जो है धैर्य आपका है नहीं, ये है लाज। यहाँ पे क्या है? तद्भव शब्द। और तद्भव शब्द का तत्सम यदि बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? आप बताएंगे लज्जा। क्या बताइएगा? लज्जा बताइएगा, ठीक है। देखिएगा आगे क्वेश्चन पूछा गया हमसे क्या, आपकी यात्रा शुभ हो, यह वाक्य हमें बताना है। आपकी यात्रा जो है शुभ हो, यह कैसा वाक्य है? तो आप बता रहे हैं क्या कि हम उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। क्या उनकी आज्ञा का मान कर रहे हैं? नहीं। क्या उनको संदेश दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनको उनके लिए हम इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हाँ आपकी यात्रा जो है वो शुभ होनी चाहिए। तो आंसर हम लोग का ए करेक्ट बताएंगे। देखिए पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? ये तो आप बहुत आसानी से बता दीजिएगा। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? क्वेश्चन मार्क है, ये प्रश्नवाचक है, ये तो होंगे नहीं। यहाँ पे है पूर्ण विराम, ये तो हमारा अल्प विराम है, और ये तो डैश है ना। तो आंसर हमें बी करेक्ट बन जाएंगे। कह रहा है कि हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। हमें इसमें अलंकार बता देना है कि कौन सी अलंकार है। तो बताइए कौन सी अलंकार है इसमें। देखिए जब भी बात को आपको बता दे, अनुप्रास अलंकार क्या है कि फोटोकॉपी। ह है क्या? नहीं है, मतलब ये हमारा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे काट देंगे। ऑप्शन बेसिस पे आप बता सकते हैं। दोनों में कंपैरिजन है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या अलग अलग है मतलब एक ही वर्ड? तो नहीं। तो रूपक को भी काट देंगे। बच क्या गया? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में क्या है? अतिशयोक्ति में ऐसा बात को बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करना, है ना। तो अतिशयोक्ति कहलाता है। यानी कि हनुमान की पूछ में लगाई लगन न पाई आग, मतलब कि हनुमान की पूछ में आग नहीं लगा पाई, लेकिन फिर भी पूरी सारी नगरी जो है जल गई और वहां से निशाचर भाग गए। तो ये जो है प्रकट बात को किया जा रहा है बढ़ा चढ़ा करके, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। ओके आगे देखिए कि कह रहा है कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताएंगे। तो आंसर से इसमें बता दीजिएगा। वाक्य अशुद्ध हमें ढूंढना है, तो आइए हम लोग पढ़ के देख लेते हैं कौन शुद्ध है और अशुद्ध है। वे अपना अपना सामान ले गए, ये तो ठीक है। आप भी भोजन कर लीजिए, ये भी सही है। क्या तुमने अपना फोन ले लिया? क्या तुमने अपना फोन ले लिया? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होने चाहिए दोस्तों, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। आइए आगे देखते हैं। हम आज ही, ये अभी यहाँ पे थोड़ा डाउट है। हम आज ही हमारा सामान ले जाएंगे, है ना। हम आज ही हम अपना सामान ले जाएंगे, ऐसा होना चाहिए था ना। बट यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए था? हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे, हमारा नहीं अपना होना चाहिए था यहाँ पे।
हम आज ही अपना सामान ले जाएंगे। देखिए एक यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क छूट रहा है, क्या तुमने अपना फोन ले लिया, तो यहाँ पे तो क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, पूछे गए हैं। और एक ये भी, तो हमें अशुद्ध बताना, तो सी और डी दो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि दो गलत है यहाँ पे, मतलब ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि किसी सोच में हो विभोर सांसे, कुछ ठंडी खींचे, फिर झट गुल कर दिए, दिए को दोनों आंखें मीचे, में कौन सी अलंकार है। किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींचे, फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीचे। इसमें हमें अलंकार ढूंढ के बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखिए जब एक शब्द का प्रयोग दो बार होता है ना, जब एक ही शब्द का प्रयोग कितने बार होता है, दो बार होता है, और दोनों बार जब प्रयोग होता है, दोनों बार उसका अर्थ क्या होता है, अलग अलग हो, तब हम उसे कौन सी अलंकार बोलेंगे। अनुप्रास तो आएगा नहीं क्योंकि फोटोकॉपी है नहीं यहाँ पे, सासी सम है नहीं, है ना, और रूपक होगा नहीं, तो बच कौन गया, एक ही अलंकार, और वो है आपका यमक अलंकार। कौन सा है, यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। वो कैसे, तो किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खींचे, फिर झट गुल कर दिया, दिया को दोनों आंखें मीचे। यहाँ पे दिया और ये दिया, इस दोनों में दोनों का अर्थ अलग अलग है, इस कारण जो है हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यमक अलंकार। यह काम अपने आप ही हो गया, इस वाक्य में आप शब्द बताना है क्या है। आप इतना तो कंफर्म है कि सर्वनाम है, और कौन सा सर्वनाम है, आइए देख लेते हैं हम लोग। कौन सा सर्वनाम है, निश्चय बिल्कुल नहीं, क्या प्रश्न पूछा गया, बिल्कुल नहीं, क्या संबंध है, बिल्कुल नहीं, तो एक ही बच गया, वो है निजवाचक। आंसर एक करके बता देंगे। निजवाचक, निश्चयवाचक में क्या होता है, तो यह, वह, ये, वे, है ना। संबंध में क्या होता है, जो, सो, जिसकी। प्रश्न में कौन, क्या, कहाँ, कब, ये सब होता है ना। आगे देखिए, कह रहा है संप्रदान कारक वाला वाक्य कौन सा है। संप्रदान कारक वाला वाक्य बताइएगा, तो आंसर बताएंगे संप्रदान कारक वाला है। संप्रदान की विभक्ति यदि याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से बताएंगे, है ना। यह है राम को पुस्तक दे दो, यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक वाला है। ऑप्शन ए करके बताएंगे। कह रहा है कि जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्द का संप्रदान कहते हैं, है ना। राम को पुस्तक दे दो, यहाँ राम जो है क्या है, संप्रदान है, और इसका चिन्ह क्या है, का, यहाँ पे का, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि प्रायः छंद के कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, तो आंसर बता देंगे, इसके चरण होते हैं चार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे। छंद के कितने, चार होते हैं, वर्णिक, मात्रिक, उभय और मृकित, जिसको स्वछंद भी बोल सकते हैं हम लोग। देखिए कौन सी ध्वनि जो है अयोग्यवाह है, कौन सी ध्वनि अयोग्यवाह है, तो आंसर बता देंगे, अन और अह दो जो है अयोग्यवाह है। आंसर बी करके बताएंगे। देखिए पार्क के चारों ओर फूल खिले हैं, इस वाक्य में काले पद हमें बताना है। काले पद क्या है, तो काले पद आप बता देंगे संबंध बोधक अव्यय है। आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी संबंध बोधक अव्यय है। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है, तो आंसर बताएंगे तात्विक। आंसर्स क्या होंगे, ऑप्शन नंबर ए तात्विक। नीलकंठ शब्द में हमें समास बताना है। नीलकंठ में कौन सा, ये तो द्वंद होगा नहीं, अव्ययी होगा नहीं, तत्पुरुष है ही नहीं, तो आंसर हमारा क्या निकल गया, एक ही, वो है कर्मधारय समास। आंसर सी करेक्ट होगा। जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा ऐसे शब्द का मेल हो जिसमें से एक विशेष्य तथा दूसरा विशेषज्ञ होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारय समास हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर बहुब्रीहि समास हो जाएंगे, है ना। द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, तथा प्रत्येक दो पदों के बीच एवं और या अथवा इसका लोप हो जाता है। जैसे हम बोले कि लोटा डोरी, सीताराम, है ना, माता पिता, तो आप बोल सकते हैं माता और पिता, सीताराम तो सीता और राम, ऐसे बोल सकते हैं, तो ये इसमें लोप हो जाता है द्वंद्व में, ठीक है। आगे देखिए, चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है, चिदानंद में कौन सी संधि बताएंगे, स्वर तो होंगे नहीं, बच क्या गया, व्यंजन। आंसर हमारा
बी करेक्ट होगा। व्यंजन इसमें है चिदानंद में। चिदानंद में क्या है, आप इसका बनाएंगे विग्रह करिएगा तो इसका यदि हम लोग संधि करते हैं तो चित्तजोर आनंद होगा, चित्तजोर आनंद। तो आप देख रहे हैं चीज जो है ये क्या आ रहा है, एक विसर्ग मतलब कि स्वर हो नहीं रहा है, तो ये हमारा सीधे व्यंजन हम बता देंगे, है ना। आगे देखेंगे। और वैसे संधि के जो है 3 प्रकार होते, क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, कौन सा अलंकार होगा, तो वो होगा रूपक अलंकार। आंसर्स क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी। रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही रूप कहा जाए। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, है ना। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, रूपक अलंकार है, ठीक है। कह रहा है कि आगे, निर्मल तेरा निर अमृत के समान उत्तम है। उपयुक्त में हमें अलंकार बताना है। निर्मल तेरा नीर जो है अमृत के समान उत्तम है। देखिए कौन सा अलंकार होगा इसमें, तो आप देख रहे हैं निर्मल तेरा नीर मतलब कि बहुत ही निर्मल है, तेरा नीर मतलब तुम्हारा पानी ऐसा है जो अमृत के समान है। तो देखिए ये सा से सम किस में आता है, तो आप सीधे लेके चले जाएंगे उपमा अलंकार में। आंसर सी करके बताइएगा। अव्यय का भेद नहीं है, वो कौन नहीं, अव्यय का भेद बताइए, तो आंसर बता देंगे। अव्यय का भेद जो नहीं है, विशेष्य बोध नहीं है। आंसर सी करके बताइएगा। कह रहा है जिसकी आज्ञा न की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। जिसकी आशा न की गई हो, क्या बताएंगे, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहेंगे अप्रत्याशित। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, अप्रत्याशित। कौन सा शब्द जो है एक वचन और बहुवचन मतलब अविभक्ति दोनों में से दोनों में एक सा रहेगा, वो कौन सा है शब्द बताइए, कि एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही सा रहेगा। तो लड़का का तब बहुवचन होता है, ये लड़की का ये तो होगा नहीं। विधि, विधियां भी हो सकता है। सेवक रहेगा आपका, दोनों में एक ही। आंसर बी करके बताइएगा, ये लड़का तो होगा नहीं। देखिए वधु जोड़ उत्सव से कौन सा शब्द बनेगा बताइए, तो आप बताएंगे वधुत्सव। आंसर बी करके बताएंगे। कह रहा है कि इनमें से सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए कौन थे, तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी की पहली मासिक पत्रिका सरस्वती सन 1900, कब, 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और 1920 तक रहे थे यह। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द इसमें तत्सम है, तो देखिए यहाँ पे तत्सम जो है आपका क्या है, वर्षा। आंसर बी करेक्ट होगा, तत्सम, है ना। और इसका तद्भव क्या होगा, बरखा, है ना। बारात, जैसे हम लोग ले लें बारात, तो बारात जो है क्या है, तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम बताएंगे तो क्या होगा, वर यात्रा, है ना। और हाथी, हाथी क्या है, तो हाथी बताइएगा तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा, हर्षित हो जाएगा, है ना, हर्षित हो जाएगा। और आंसू, आंसू क्या है, तो आंसू भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या होगा, अश्रु होगा। देखिए आगे जो है गद्यांश हमें पढ़ना है। देखिए गद्यांश में लिखा गया है क्या, मानव जीवन में कितनी संभावनाएं छिपी है इसकी कोई सीमा नहीं है। पशु से लेकर के देव तक, देवताओं तक सारी सीढ़ियां मानवीय चालों से ही होकर गुजरती है। शर्त एक ही है, इसके लिए चुनौती चाहिए। बिना चुनौती के वे सारी संभावनाएं सोई रहती है। संसार में जितने भी पैगंबर या अवतार हुए हैं वे सब अपने अपने समय की चुनौतियों के उत्तर है। हर एक युग की अपनी चुनौतियां होती है। जन सामान्य उन चुनौतियों को न तो पहचान पाता है और न उनका सामना करने का सामर्थ्य जुटा पाता है, पर जो तेजस्वी पुरुष
उन चुनौतियों को पहचान कर उनका उत्तर देने के लिए मैदान में कूद पड़ता है, लोग उसे महापुरुष कहकर स्वयं उसका अनुगमन करने को तैयार हो जाते हैं। हमें बताना है मानव जीवन की चुनौती का क्या महत्व है। क्या महत्व है? तो आंसर बताएंगे महापुरुष पैदा होते हैं। आंसर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए देखिए नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन नंबर 2 मैथमेटिक्स का है। क्वेश्चंस पूछे गए इसमें क्या कि दो संख्याओं का अनुपात 4 और 5 का अनुपात है। यदि इन दोनों संख्याओं में 6 जोड़ने पर उनका अनुपात 6 और 7 हो जाता है, तो सबसे छोटी जो मूल संख्या है उसका योग से पहले कितना होगा, योग हमें बता देना है। तो देखिए पहले कितना था, 4 और 5 के रेशियो में था, तो हम लिख लेंगे 4x और अपन में है 5x। क्या जोड़ने पे, 6 जोड़ने पे दोनों में हो जाता है कितना रेशियो में, 6 और 7 के रेशियो में। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो क्रॉस करेंगे 7 चौके 28x और प्लस 7 छक्के 42 इक्वल हो जाएंगे 6 पच्चे 30x और 6 6 36। इसमें से 28, ये 30 घटेंगे, 30 में से 28 तो 2 बच जाएगा और 6 यहाँ पे रहेंगे 42 में से 36 घटा देंगे इक्वल यहाँ पे 30x माइनस करेंगे 28x, तो इधर आ जाएगा 2x और ये घटाएंगे 42 में से 36 तो 6 यानी 2 से काटेंगे तो कितने, 3 टाइम में x की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। देन जब x की वैल्यू 3 आ गया तो हमें वो संख्या बताना है बिना जोड़े हुए, वो 3x एंड 4x एंड 5x वाली बतानी। अच्छा सबसे छोटी, तो सबसे छोटी वाली ये है, इसी का बताना है। 4 इंटू एक्स की वैल्यू 3 आया, 4 से 12 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता देंगे आप, 12 होगा, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपन एक्स की पावर 4 इक्वल कितना दी है 322, तो हमें एक्स क्यूब माइनस 1 अपन एक्स क्यूब का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए इसका हम लोग वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। क्यूब के लिए बोला है तो पहले तो आपको स्क्वायर का वैल्यू पता होना चाहिए तभी आप बना पाएंगे। तो देखिए जैसे कि हम लोग लिखा x की पावर 4 और प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ये तो हमारे क्वेश्चंस में दिया गया है। इक्वल में कितना 322 दिया गया है। सपोज करिए हम बोथ साइड यदि 2 ऐड करते हैं, बोथ साइड कर सकते हैं, यदि एक काम करना होगा दोनों साइड वही काम करने होंगे, ये कर सकते हैं। क्या हम बोल सकते हैं कि a, यदि हम इसे x की पावर 4 है तो इसे स्क्वायर की वैल्यू में लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी हो सकता है बिल्कुल। तो इधर आ जाएगा मेरा 324, इधर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब बताइए 324 किसका है, स्क्वायर रूट होता है, तो आप बताएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर उधर स्क्वायर रूट में हो जाएगा, 324 18 का होता है तो हमें 18 लिख देंगे। ओके, ये स्क्वायर जो है इधर आके रूट में बदल जाएगा दोस्तों, और रूट का यहाँ बता देंगे कि 18 होता है। देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 18 आ गई। देन हम क्या करेंगे कि दोनों साइड यदि इधर भी -2 कर लेते हैं और इधर भी -2 करते हैं। ओके, अब करिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, 2 आप सोच रहे होंगे 2 के पास कुछ नहीं, तो ए रखिए एक्स स्क्वायर और बी है हमारा 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो ये काटेंगे तो फिर से तो 2 ही आएगा ना, तो इसी कारण मैंने 2 लिया यहाँ पे। अब देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स यहाँ पे माइनस 1 अपन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 16, है ना। ये फिर हमारा स्क्वायर इसे स्क्वायर रूट में जाएगा, मतलब एक्स माइनस 1 अपन एक्स का वैल्यू आप बता देंगे 4, बता दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा कि x माइनस 1/4 की वैल्यू हमारा हो जाएगा 4, नहीं यहाँ पे x रहेगा, इक्वल हो जाएगा यहाँ 4 होगा। ओके ना, देखिए ये x माइनस 1/x की वैल्यू आ गया, बस हमें क्यूब का बताना है तो बोथ साइड क्यूब कर दीजिए। चलिए इधर तो ये हमारा ये पता चल गया है कि x माइनस 1/x की वैल्यू है 4। ओके, तो चलिए आपके पास ये पूछा गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो ये बताइए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो बस वही फॉर्मूला को यहाँ पे रखने हैं। देखिए हम लोग लिखते हैं ए क्यूब, या फिर यही सीधे लिख लीजिए एक्स क्यूब और माइनस 1/x क्यूब की फॉर्मूला क्या लिखते हैं, तो आप बताएंगे कि ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस लिखते हैं 3 इंटू ए माइनस बी, लिखते हैं ना हम लोग। तो चलिए a माइनस बी, अभी जस्ट इसका वैल्यू निकाले हम लोग 4 आया है, तो 4 का क्यूब प्लस ये 3, अभी जस्ट इसका ही वैल्यू 4 आ गया है, तो ये हो जाएगा 4 का
3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 64 होगा और 4 3 12, 12 और 64 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 6, और ये 6 एक साथ 76 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बन जाएगा करेक्ट डी। देखिए आगे क्वेश्चन बोला गया है कि ए बी सी समकोण त्रिभुज, बना देंगे समकोण। यदि समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई कितना है 4 और 3 है, तो उनके अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना होगा, ये हमें बताना है। तो आइए अंतःवृत्त की त्रिज्या बताते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। पहले तो ये एक हमने समकोण को बना लिया, और समकोण बनाने वाली ये जैसे 3 है ये 4 है, तो ट्रिपलेट आप निकालिएगा तो ये तो 5 होगा कंफर्म है, क्योंकि समकोण है तो ठीक है। बट हमें इसके अंतःवृत्त एक वृत्त बनाना है ना, ये वृत्त बन गया। तो हमसे पूछा क्या गया है, इसकी यहाँ से यही रेडियस पूछा गया ना कि क्या होगा, इसके अंतः त्रिज्या कितनी होगी। तो अंतः त्रिज्या इसकी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे पहले नामकरण करते ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये ए सी तो हमारा निकल चुका है कितना 5, ये ट्रिपलेट के कारण। क्यों, आपको पता होना चाहिए हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर से निकाले हमने। तो हाइपोटेनस नहीं पता, पी आपका पता है 4, 4 का करिएगा स्क्वायर तो 16 प्लस बी 3 है, 3 का करिएगा तो 9, 9 और 16 कितने होते हैं, आप 25 बताइएगा, 25 का स्क्वायर रूट कितने होते हैं 5। इसी कारण जो है हमारा ये 5 एसी आ गया है। तो ये 5 तो हमारा एसी आ गया है, बट अंतःवृत्त के लिए निकालिएगा तो बताते हैं हमको क्या करने होंगे। अंतःवृत्त के लिए हमें लिखना होगा क्या दोस्तों, इस दोनों को यहाँ से हम लोग को घटाना होंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए लिखते हैं परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट अपॉन लिखा जाता है 2। तो परपेंडिकुलर कितने हैं आप बताएंगे 4, प्लस बेस कितने हैं 3, में से घटा लीजिए 5 अपॉन 2 लिखे। तो आप 4 और 3 7, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और बट्टे 2 काटिएगा तो कितने आ जाएगा 1। ये फॉर्मूला ही होता है, तो इस फॉर्मूला को यदि आप याद कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 आ गया। देखिए 1 है तो यस ऑप्शन नंबर आप बताएंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। आगे देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल में लिखा हुआ है कि x प्लस वाई अपॉन 5 इक्वल में लिखा हुआ है x इंटू वाई अपॉन 8। तो हमें एक्स वाई की वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए एक्स वाई की वैल्यू हम लोग बताते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है, आप चाहे तो इसको इसको इक्वल रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको इक्वल रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको और इसको भी इक्वल रख के आप बता सकते हैं ना, इसमें कोई ये नहीं, क्योंकि तीनों एक दूसरे के इक्वल है। चलिए यहाँ पे जब तीनों एक दूसरे के इक्वल है तब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तब हम लिख सकते हैं क्या कि x माइनस वाई अपॉन लिखा गया है, जो पहले क्वेश्चन से एक बार यहाँ पे लिख के दिखा दे आपको, x प्लस वाई अपॉन 10 है और इक्वल में लिखा हुआ है x इंटू वाई अपॉन 16 है। देन हम लोग लिख क्या सकते हैं कि x इक्वल 8 और y इक्वल 2 हम लोग रखते हैं, अपने से सपोज करके रखते हैं कि हाँ इस पर संतुष्ट होता है कि नहीं। तो देखिए 8 और 2 में गुना करेंगे तो 16, यस x और y की वैल्यू तो 16 आ रही है, ठीक है। अब देखिए 8 और 2 रखेंगे तो 10 भी आ रहा है, 8 में से यदि 2 घटा दे 6, ये भी फुलफिल कर रहा है, मतलब जो हमने 8 और 2 रखा है ये पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है। तो हम जो 8 और 2 रखे हैं यानी हमारा क्या होना चाहिए, ये 16 जो है हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू 16 ये पूरा फुलफिल कर रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये कैसे हुआ, तो हमने इसमें सभी में 2 से हमने मल्टीपल किया है ना, सभी में हमने क्या किया है तो 2 से मल्टीपल किया है, तो ये 6 ये 10 और ये 16 आया है। इस कारण जो हमने रख के देखा कि हाँ क्या कोई ऐसा नंबर्स है जो हमारे पास ये फुलफिल करता है, तो बिल्कुल कर रहा है वो, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति ने 60 रुपए में पुस्तक खरीदी और उसको 90 रुपए में बेच दिया, 60 खरीदा 90 रुपए में बेच दिया, उसको लाभ कितना हो गया 30 रुपए यहीं पे दिख रहा है। तो उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, किस पे हुआ 60 रुपया पे, कॉस्ट प्राइस 60 है, गुने 100 कर दीजिए, काटिए इसको 0 से 0, 3 से 2 टाइम में 2 से काटेंगे इसे 50, मतलब उसको लाभ जो हुआ वो हुआ 50% का। कह रहा है कि यहाँ दिए गए जो भिन्न है जो फ्रैक्शन है उसके अवरोही क्रम में हमें बता देना है। तो अवरोही क्रम कौन सा हो जाएगा, आइए देख लेते हैं ये कौन सा अवरोही क्रम होगा। अवरोही क्रम जब भी सजाना हो तो उसके लिए बताते हैं आपको दोस्तों क्या करने होंगे। ये जो भी लिखे गए हैं ना फ्रैक्शंस में, सभी का ऊपर और नीचे, पहले तो आप एलसीएम ले लीजिए, नीचे वाले का एलसीएम कितने हो जाएंगे आप बताएंगे 360। ओके 360 हमने एलसीएम ले लिया, 8 9 और 10 का 360 जब एलसीएम ले लेंगे ना तो ये बचेगा 315, ये होगा 320 और ये होगा 324। अब देख लीजिए कौन है इसमें सबसे बड़ा, तो आप देखेंगे
कि सबसे ज़्यादा जो 324 यानी 9/10, तो सबसे पहले आएगा 9/10। देखिए 9/10 इसमें है और किस में है क्या, हाँ एक इसमें भी है। चलिए जस्ट इसके बाद 320, 320 मतलब 8/9 आना चाहिए। 8/9 इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं, यानी ये भी कट गया और ये तो कटा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर हमें ए करेक्ट मिल गया, है ना। यहाँ से हम लोग निकाल लिए कि पहला कौन बड़ा है, जस्ट उसके बाद कौन है, जस्ट उसके बाद कौन है। देखिए आगे क्वेश्चंस कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करना है जो कि 5.6 के पावर रेकनिंग को भिन्न के रूप में व्यक्त करता है। चलिए कितना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 5.6 यहाँ पे लिखेंगे 5.6 पे रेकनिंग है। सीरियस से आप लिखेंगे क्या, तो 56। 5 को 5 रहने दीजिए, प्लस रखिए यहाँ पे 6 अपॉन क्या हो जाएंगे 9, बिकॉज एक ही के पावर रेकनिंग है तो बस एक ही के पावर 9 डालेंगे, ओके ना। अब इसका नीचे 1 डाल दीजिए, एलसीएम लीजिए 9, 9×5 = 45 और प्लस ये 6 हो गए, 45 6 कितने होंगे 51 और बट्टे 9। देखिए 51/9 कौन सा है, तो यस ऑप्शन नंबर आपके दिख रहे हैं, राइट आंसर सी हो जाएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्या कि 69 को 3 भागों में इस प्रकार बांटे कि वे समानांतर श्रेणी में हो जाए और उनके पास सबसे छोटे भाग का गुणनफल जो है कितना हो जाए, तो 483 हो जाए, है ना। आइए इसको हम लोग बना के देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं क्या कि 3 भाग जो बांटे गए हैं वो कौन कौन है। देखिए 69 को ना हमें बांटना है, तो हम सपोज कर लेते हैं क्या, वो बांटा गया है एक अल्फा माइनस बीटा के रेशियो में, दूसरा अल्फा में, तीसरा जो है अल्फा प्लस बीटा के रेशियो में। 3 बांटे गए, तीनों का सम कितना हुआ है, तो तीनों का सम 69 दिया हुआ है, तीनों का सम 69 है। देन हम लोग अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 3 अल्फा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस बीटा और ये प्लस बीटा, ये हमारा तो दोनों कट जाएगा। तो आप बताएंगे यहाँ पे 69, 3 से काटेंगे, 3 2 जा 3 3 9, ए की वैल्यू जो आप बताएंगे 23, अल्फा की वैल्यू 23 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा, कह रहा है ना यहाँ पे कि दो छोटे का गुणनफल हमें बता देना है कि कितना हो जाएगा। तो एक तो ये ले लेते हैं अल्फा और दूसरा ये भी छोटा ही है, तो दोनों का गुणनफल जो दिया हुआ है 483 दिया हुआ है, ठीक। ए का वैल्यू तो दे रखा है, रखेंगे 23 इंटू 23 माइनस बी इक्वल हो जाएगा 483। अब 23 से काटेंगे आप, तो 23 से ये कट जाएगा दोस्तों, वो कितने टाइम्स में, 21 टाइम में कटेगा। यानी b इक्वल बता देंगे कि b इक्वल हो जाएगा 23 माइनस 21, घटाएंगे बीटा का वैल्यू हमें कितना आ गया 23 में से हम लोग 21 घटा देंगे तो हमारे पास 2 आ गया। ये क्या आ गया, तो b का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, ओके। अब जब बीटा का वैल्यू आ ही गया है हमारे पास, तो हम लोग लिख कह सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू 23 है, में से आप 2 हटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 21 आ जाएगा, है ना। 21 आ गया। देखिए एक जो है पहला संख्या हमारा 21 है, अल्फा हमारा 23 है, फिर अल्फा प्लस बीटा कितने हो जाएंगे 23 और प्लस 2 25 हो जाएंगे। तो आंसर आना चाहिए 21 23 25, 21 23 25, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो आप आंसर बता देंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया है कि समलंब चतुर्भुज वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर और उसके समानांतर भुजा 4 मीटर 6 मीटर है। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस वस्तु को पेंट करने में लागत हमें ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा। तो लागत कितने हो जाएंगे, चलिए इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं। पहले तो हमें हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, एरिया जो होता है इसका, वो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, है ना। सपोज कर लीजिए फर्स्ट जो भुजा है प्लस सेकेंड जो भुजा है, समानांतर भुजाओं का योग और गुणे होता है ऊंचाई, है ना। तो हम लोग लिखेंगे 1/2 और समानांतर भुजाएं हैं 4 और प्लस 6 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है तो 5 मीटर है। तो इसे जोड़ेंगे 1/2, 4 और 6 10 और गुणे 5, इसे काटिएगा तो 5 5 25 25, यानी 25 जो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम 25 रुपया 50 रुपया ले रहा है, तो 25 का कितना लेगा, गुना कर दीजिए 50 से, तो 25 25 125 और एक जीरो, यानी 1250 रुपया लेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, तो राइट आंसर बी करेक्ट बताएंगे, 1250 रुपया लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिल का 1/4 हिस्सा काला है, बाकी बचे हिस्से का आधा हिस्सा हरा है और पेंसिल के बाकी हिस्सा पीला है। यदि पीले हिस्से की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो पेंसिल की लंबाई हमें बता देना है कि कितना है। चलिए हम लोग पेंसिल की लंबाई बताते हैं कि कितना है।
हम मान लेते हैं क्या कि पेंसिल की जो लंबाई है वो x, ठीक है ना, पेंसिल की लंबाई कितना हम मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि x का जो है 3/4 क्या है, 3/4 काला हिस्सा है, 3/4 काला हिस्सा, इसका आधा हिस्सा जो है हरा है। अब जो बाद बाकी बच गया इसे गुणा करेंगे तो 3x अपॉन 4 2 जा 8, ये हमारे पास आ गए। इसे गुणा करने पे यही जो है पीले हिस्से के दिया हुआ है ये कितना के बराबर है, तो आप बताएंगे एक सही 1/2, तो इसे ब्रेक करेंगे 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 के बराबर है। इसे काटेंगे 2 से 4 टाइम में, यानी हमारे पास 3x इक्वल बता दीजिएगा 4 3 12, 3 से काटेंगे 4, x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी 4। जब x की वैल्यू 4 आ गई तो हमें पेंसिल की लंबाई है तो x था हमारा पास, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शंस देखिए 4 कौन से हैं, ऑप्शन नंबर आप ए करेक्ट बता दीजिएगा 4 सेंटीमीटर। देखिए आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे कि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमें बता देना है कि कितना होगा। चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं। पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% के 3 गुना है। देखिए पहली संख्या हम x मान लेते हैं, इसकी 25%, ठीक है, इसकी 25% जो है, दूसरी संख्या y मान लेते हैं, इसका 50% के 3 गुना है, तो यहाँ पे 3 गुना कर देंगे, ठीक है। अब लिखिए ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 25 से इसे काट सकते हैं, 25 दूना है ना, तो आप बताएंगे x अपॉन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 2 जा 6 अपॉन 1, यानी हमारा x और y की वैल्यू 6 और 1 का रेशियो कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप सी बता दीजिएगा, 6 और 1 का रेशियो एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि माध्यिका और माध्य क्रमशः जो 36 और 35 है तो बहुलक बता देना है आपका। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, यदि फॉर्मूला आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप बता पाएंगे। तो बहुलक बराबर होता है आपका 3 गुने माध्यिका और माइनस होता है 2 गुने माध्य, है ना। बस यहाँ पे रखेंगे, हमारे पास माध्यिका दिया है 36, तो यहाँ पे 3 और गुने 36 लिखिए, माइनस 2 गुने माध्य दिया हुआ 35, है ना, तो 36 में 3 से गुणा करेंगे 18 और 9 1 10, और इसमें गुणा करेंगे 70, 108 में से 70 घटा लेंगे तो ये 8 बचेगा और ये 3, मतलब बहुलक जो आएगा हमारे पास वो होगा 38, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन से बोला गया क्या है कि 6 संख्याओं का माध्य 18 है ना, इनमें से एक अन्य संख्या शामिल करने पर 7 संख्या का माध्य 20 हो जाता है, तो शामिल की गई संख्या हमें बता देना है कि क्या है। देखिए 7 का कितना है, तो 20 है, तो 7 को इनमें 20 कर दीजिए, 7 गुने 20 हो जाएगा, ठीक है, और 6 का क्या है, तो 18 है, इसमें से 6 से 18 सौ घटा लीजिए, तो ये 7 से 140 माइनस ये करेंगे तो 48, और ये 6 1 जा 6, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10, आप घटाएंगे 140 में से 108 घटा दीजिएगा तो 32, तो वो संख्या कौन है 32, यानी आंसर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा 32। यहाँ पे लिखा गया है हमारे पास 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित है, तो देखिए यहीं से हम लोग बता सकते हैं कितने अंक निहित है। पेयर काउंट करेंगे 1 2 और 1 3, कितने इसमें शामिल है, तो आप सीधे से बता देंगे वो है ऑप्शन नंबर आपका डी, है ना, इसमें आपको सॉल्व भी नहीं करने हैं। देखिए क्योंकि पेयर से बनते हैं वर्गमूल। आगे देखिए कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा द्विघात समीकरण ये के मूल समान है। देखिए क्या लिखा गया हमारे पास 4x² लिखेंगे हम लोग, 4x² प्लस 4√3x और प्लस k इक्वल 0, देन हम लोग फाइंड क्या करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल 0, ठीक है। चलिए हम लोग निकालते हैं b क्या है, तो आप बताएंगे 4√3 है, 4√3 का होल स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस 4 तो रहेगा, a कितना है आपके पास 4 और c कितना है तो आपके पास k इक्वल 0 लिखेंगे, इसे ब्रेक करिए तो 16 और 3 में गुणा करेंगे तो 48, माइनस ये कितने हो जाएंगे 16 k होगा इक्वल 0। आप 16 को इधर लेके चलिए तो 48 इधर और इधर 16 k आ जाएगा, 16 से काटेंगे 4 टाइम्स में, यानी k की वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, तो 4 आ गया। 16 से 3 टाइम में ना, 16 से 3 टाइम में कटेगा, 4 नहीं, तो 64 होगा दोस्तों 3 टाइम में, तो k की वैल्यू कितना आ गया 3, हमें वही तो बतानी थी, तो यानी आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट 3 आ गया। देखिए कह रहा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर
दी गई एक धनराशि 3 साल में 4 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने सालों में 64 गुनी हो जाएगी। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। देखिए इसके लिए एक तरीका है दोस्तों, यदि आप बनाने जाइएगा विथ प्रोसेस इन फॉर्मूला बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपको। विथ ट्रिक आपको बता दें, जैसे 3 सालों के लिए बोला गया है ना, 3 सालों के लिए वो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ओके, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3n वर्षों में, हम सपोज करते हैं 3n वर्षों में क्या हो जाता है, 4 के पावर n गुना हो जाता है। तो हम लिखेंगे वो कितना कह रहा है, 4 गुने हो जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और गुने 3 वर्षों में 4 के पावर 3 हो जाता है, मतलब 64 सीधे लिख सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो 9 वर्षों में वो कितना हो जाएगा, 9 वर्षों में आप सीधे बता देंगे 64। तो हमें वो समय ही तो बताने थे कि कितने साल में 64 गुना हो रहा है, 64 गुना हो रहा है, तो कितने सालों में, 9 वर्षों में। कितना आसान बन गया। और विथ फार्मूला बनाने जाते तो आपको पहले निकालना होता है अमाउंट, फिर वहां से CI, फिर उसमें से डिक्रीज करके फिर आपको इक्वल करके बताने होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रोसेस लग जाता है, टाइम भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी दिया है 1/5 गुने 6 प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8, ऐसे करने के पहले 20 पदों का योग हमें बताना है कि क्या होगा। देखिए इसको हम लोग बना के दिखाते हैं कैसे बनेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1/5 × 6 है, ठीक है, और प्लस है 1/6 × 7 है, ऐसे डॉट डॉट करके मतलब प्लस करके ये हमें 20 पदों तक बताना है। 20 पदों तक कहने का मतलब सीधे से हम बता देंगे क्या कि यदि लास्ट टर्म लेंगे तो 1/24 और गुने 25 हम लोग ले लें। ठीक, अब देखिए ये जो 24 और गुणे 25 जो हमने लिया है, इसमें हम लोग कॉमन यदि करते हैं क्या, 1/5 माइनस 1/6 प्लस 1/6 और माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8, ऐसे करते हुए प्लस हम लोग डॉट डॉट चलते हैं कि 1/24 और माइनस 1/25 ऐसे करते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये सभी एक दूसरे से कट जाएंगे, बस बचेगा एक शुरू और एक लास्ट वाला। तो शुरू वाला क्या है 1/5 और लास्ट वाला है 1/25, तो 1/5 और माइनस 1/25 बचा। तो एलसीएम कितने हो जाएंगे आप बताएंगे 25, ये 5 टाइम में माइनस और ये 1 टाइम में, तो घटाएंगे 4 और बट्टे 25। 25 को इससे डिवाइड करिएगा कितने टाइम्स में, डेसिमल, ये हो जाएगा आपका 25 से काटिएगा तो कितने टाइम्स में कटेंगे, 25 से इसको काटिएगा तो 1 टाइम में, ठीक है, फिर यहाँ पे 6 टाइम में, यानी कितने आगे 0.16 आ जाएगा। 0.16 कौन सा है ऑप्शन, देखिए तो ऑप्शन नंबर आपका है राइट आंसर ए है, 0.16 कौन है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आगे क्वेश्चन पूछा क्या गया है यहाँ पे कि साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखिए जब यहाँ पे कहा जाए कि ए क्या है, बड़ा है किससे, बी से, देन जब बड़ा हो तो न्यूनतम मान ए है, यहाँ पे महत्तम मान क्या है हमारा बी है। अब यदि ऐसा कहें कि ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए क्या है, बड़ा है और बी क्या है यहाँ पे छोटा है, तब हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू तो आपको पता होगा कितना होता है, वो तो 1 होता है। तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान 2 है और मैक्सिमम कितना है, 3 है। तो मैक्सिमम और न्यूनतम यहाँ पे देखेंगे तो हमें न्यूनतम ही तो बताने हैं, तो न्यूनतम यहाँ से सीधे आप बता सकते हैं 2 है, और चाहते हैं कि विथ प्रोसेस आप बना के दिखाए, तो चलिए विथ प्रोसेस ही आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे करेंगे कि हम लोग जैसे लिखा गया 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3 कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या कि 2 साइन स्क्वायर तो रहने देते हैं, और प्लस में 3 कॉमन कर लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन लिख सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे रखेंगे 2 साइन और प्लस में रह जाएगा यहाँ पे 3 और 1 में गुना करेंगे 3 माइनस, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर। अब देखिए ये 2 साइन स्क्वायर है, ये 3 साइन स्क्वायर, इसमें से घटाइए कितना आ जाएगा आपके पास, तो आप बताएंगे कि 3 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 2 है ये -3 है तो माइनस में ही आ जाएगा साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आपको पता होगा साइन स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, मतलब महत्तम मान जो होता है 1 होता है। तो आप खुद देखिए कि 3 में से यदि हम लोग 1 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो वो न्यूनतम ही वैल्यू तो बतानी थी। देखिए विथ प्रोसेस भी वही आया हमें, है ना, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, डी। कह रहा है यदि 2 साइन थीटा इक्वल 5 cos थीटा लिखा हुआ है, तब ये हमें बता देना है ये किसके बराबर होगा। चलिए हमारे पास लिखा है 2 साइन थीटा इक्वल 5 cos थीटा लिखा गया है ना।
तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, चलिए पहले साइन और कॉस का वैल्यू बता देते हैं कि साइन अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कॉस। अब बताएंगे 5 और बट्टे 2, साइन का वैल्यू 5 और कॉस का वैल्यू 2। तो यहाँ पे बस यही रखना है 2 और 5 का वैल्यू। 5 किसका है, साइन का है, कॉस का 2 है। तो यहाँ पे साइन लिखिए, प्लस लिखेंगे कॉस, अपॉन हो जाएगा हमारा साइन और माइनस लिखेंगे कॉस। साइन का वैल्यू अभी जस्ट हमने 5 बताया है, 5 और प्लस 2, और यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2, दोनों को ऐड करिए तो 7 और दोनों को घटाएंगे तो 3, यानी हमारे पास क्या आना चाहिए, 7/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सुरेश एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। सुरेश जो है एक कार्य को 10 दिनों में, रमेश उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा, उन दोनों के द्वारा 4 दिनों तक एक साथ कार्य करने के बाद कार्य को कितना भाग शेष बचेगा, ये हमें बता देना है। देखिए 4 दिन दोनों साथ करता है, पहले लिखेंगे हम लोग 4/10 है ना, और दूसरा है 4/12। एलसीएम कितने हो जाएंगे, एलसीएम तो 60 बता दीजिए। तो देखिए एलसीएम जब 60 होगा तो ये कितने हो जाएंगे, 24 और प्लस ये हो जाएगा 20, ऐड करेंगे 44/60 हो जाएगा। इसको और भी छोटा कर सकते हैं क्या, तो अब लिखेंगे 11/15। ये तो हो सकता है, ये इसका क्या है, भाग है, शेष भाग बताना है। तो सीधे 1 में से 11/15 को घटा लीजिए, 15 में से घटाएंगे 11 तो 4 और बटे 15, तो कितने बचे, 4/15, यानी आंसर क्या आ गए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया आपका। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों की वह संख्या हमें ज्ञात करना है जिसके अंकों का योग 8 और इनमें से 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। तो देखिए हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू आप विकल्प से भी चलेंगे ना, तब भी आप बना सकते हैं। सपोज करिए हमने ऑप्शंस को उठा लिया, ये पहला ही उठा लिया, ओके ना, पहला हम मान लेते हैं कि हमारा 71 है, ठीक है। तब क्या कह रहा है कि हमें जोड़ने पे 8 आना चाहिए, तो 7 1 8, ठीक है, जोड़ने पे 8 आ रहा है। अब कह रहा है यदि ये हमारा 71 है, ठीक है ना, अब कह रहा है क्या, यदि इस दोनों को हम संतुष्ट करते हैं, यहाँ पे 36 इसमें जोड़ लेते हैं, ओके ना, इसमें 36 जोड़ लेते हैं, तो मूल संख्या के अंकों के उलटने में प्राप्त संख्या के बराबर हो जाती है। तो मूल संख्या जो है हमारा, ये मूल है, इसके जस्ट उल्टा आना चाहिए, मतलब 17। क्या ये पॉसिबल है दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्या ये जो है 71 और 36 को ऐड करेंगे तो ये तो ऐसा ही दिख रहा है अब कि 100 पार आएगा, 100 के बाद आएगा, तो ये इसका जस्ट अपोजिट कह रहा होना चाहिए, मतलब 17 आना चाहिए, जोड़ने पे आएगा नहीं, तो ये हमारा कैंसिल। आगे देखें 5 और 3 8, 8 जोड़ने पे तो आ रहा है। अब देखिए ये 35 में हमें जोड़ने कितने हैं, 35 में हमें जोड़ने हैं 36, और जोड़ने पे कितने आ चाहिए, 53 आना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट 53 होगा। ये 5 और 3 आएगा, तो जोड़ के देखते हैं, तो 6 5 11, ये तो एक आ जा रहा है, 3 तो आ नहीं रहे, मतलब बी भी कैंसिल। अब सी को ऑप्शन उठा के देखिए, देखिए ऐसे यदि आप बनाने चलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी बन जाएगा, ऐसे बना भी पाएगा, लेंदी क्या, इसको बना के भी दिखा देंगे आप बोलेंगे तो। देखिए यहाँ पे पहले तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन से बेसिस पे बन जाए तो बहुत ही आसान होता है। देखिए 6 और 2 जोड़ने पे 8 हो रहा है, लेकिन कि 62 में आप खुद सोचिए कि 36 जोड़ेंगे तो क्या हमारे पास ये 26 आएगा, पॉसिबल है, तो बिल्कुल नहीं। देखिए अब एक लास्ट ही बचेगा ऑप्शन, यही होना ही चाहिए। अब देखिए कैसे, 6 और 2 8 हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि 26 और प्लस 36 को ऐड करने पे इसका जस्ट अपोजिट यानी 62 आना चाहिए, बिल्कुल ये पॉसिबल है लग रहा है। 6 और 6 12 और 3 2 5 1 6, बिल्कुल आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये तो ऑप्शन बेसिस पे मैंने बताया। अब विथ प्रोसेस आप चलना चाहते हैं तो देखिए विथ प्रोसेस भी आपको बता देते हैं। हम मान लेते हैं कोई इकाई संख्या x है हमारा, दहाई संख्या हमने y मान लिया। अब हमारे पास जो संख्या है वो हमने 10y और प्लस x माना, क्यों, बिकॉज ये हमारा दहाई है, बिकॉज ये हमारा दहाई है, ये हमारा इकाई है, इसलिए ये हो जाएगा 10y प्लस x। अब जो हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू प्रश्न वो क्या है कि x प्लस y दोनों का योग कितना है, 8 है, ये हमने एक इक्वेशन मान ली। तब हमारे पास कह रहा है कि 10y और प्लस x में यदि इस संख्या में हम लोग 36 जोड़ते हैं तो कह रहा है कि ये बदल जाती है, ये 10x और प्लस y हो जाती है ना। तो यहाँ से करेंगे, ये 10y है और ये y है, घटाएंगे तो 9y आ जाएगा माइनस में, और ये 10 और इसे घटाइएगा तो 10 9x हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा ये 36। इसमें से 9 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 4, क्योंकि 9 से कट जाएगा। अब देखिए दूसरा इक्वेशन ही आ गया हमारा, पहला x प्लस वाई बराबर 8 है, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4 है। तो चलिए हम लोग इस दोनों इक्वेशंस को रखते हैं और संतुष्ट करते हैं। क्या है, x प्लस वाई बराबर 8 है हमारा,
दूसरा आया है x माइनस वाई इक्वल 4 आया है। अब देखिए क्या ये कटेगी प्लस करने पे, हाँ ये 2x इक्वल कितने बताएंगे 12, इसे काटिएगा तो 6, x की वैल्यू कितने आ गए हमारे 6 आ गए। हम y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं, तो देखिए हम पहला ही रखते हैं, इसमें 6 रखेंगे तो जाके उधर घटेगा, मतलब y की वैल्यू 2। आप खुद देखिए हमारा संख्या वो कितना आ जाएगा, संख्या कितना था आप बताएंगे कि 10y और प्लस x था, है ना, तो 10y 10 और 10 y की वैल्यू 2 आ गया, 10 दूना 20 और 6 कितने हो जाएंगे 26, तो उससे भी हमारा आ गया। अब जो आपको मर्जी लगे कि विथ प्रोसेस चलना है या फिर विथ शॉर्ट चलना है, तो आप विथ ऑप्शन चलना है उसे आप बना सकते हैं दोनों से, ठीक है। देखिए दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 36 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक दिया है 740। यदि एक संख्या 148 है तो दूसरी संख्या, देखिए दोस्तों ये फॉर्मूला यदि याद होगा तो आप बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है HCF गुने LCM इक्वल होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। देखिए HCF कितना दिया हुआ है 37, LCM 740, पहली संख्या कितना 48, तो सीधे इसको गुणा में लेके आइए, हमें सेकेंड नंबर बताना है कितना होगा। चलिए इसको काट के देख लीजिए किससे कटेगा ये 48, तो आप इसे काटिएगा 148 है दोस्तों, 40 नहीं 148, तो इसे काटेंगे 148 को, है ना, तो आपके पास आ जाएंगे टोटल 185 आ जाएगा, ठीक। ये सेकेंड नंबर हमारे पास आ गया 185, ऑप्शन नंबर क्या, तो राइट आंसर सी करेक्ट बता दीजिएगा 185। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 124 के पावर n प्लस 124 के पावर n प्लस 1 का मान में इकाई के स्थान पर आने वाला अंक हमें ज्ञात करना है, जहां n एक क्या है, तो n एक पूर्ण संख्या है। तो देखेंगे यहाँ पे n एक पूर्ण संख्या कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं पहले 124 के पावर n और प्लस हो जाएगा 124 के पावर लिखेंगे n प्लस 1, ठीक। अब इसे आगे प्रोसेस में हम लिखेंगे तो 124 के पावर n इंटू लिखेंगे 1 प्लस 124, ये तो होगा। तो फिर इसे 124 को हम लोग 4 के पावर n 1 प्लस 4 लिख सकते हैं, तो ये लिखेंगे 4 के पावर n और यहाँ पे हो जाएंगे गुणे 5 हो गए, 4 1 5 हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास सम संख्या है एक, ये जो सम संख्या है ये सम संख्या और गुणे 5 करिएगा तो लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, 0 ही तो आता है। तो 5 से जब भी कोई सम संख्या में गुणा करेंगे तो वो 0 आता है, तो आंसर हमारा डी करेक्ट आएगा। ये लिखा गया हमारे पास, यदि x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल 0 हो तो विकल्प में x के मान में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा। तो आइए हम लोग इसमें गलत हल देख लेते हैं क्या होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हमारे पास जो है x³ माइनस 9x स्क्वायर और प्लस है 26x माइनस 24 इक्वल है 0। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो x³ माइनस हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 14x और प्लस हो जाएगा 12x और माइनस हो जाएगा 24 इक्वल में 0 है। अब चलिए इसमें कॉमन करते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएंगे x माइनस 2 और दूसरा जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 इक्वल कितने हो जाएंगे 0। यहाँ से भी हम लोग निकालेंगे क्या x माइनस 2, अब इसमें हम लोग बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x माइनस 3 और दूसरा जो बनेगा x प्लस x माइनस 4, क्योंकि 7 चाहिए इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 3 हमारे पास है, एक x का वैल्यू 2 आ रहा है, एक x का वैल्यू 3 और एक x का वैल्यू 4, यानी हमें 2 3 4 तो आ गया, 2 3 4 तो होना चाहिए, मतलब सही है ना 2 3 4। तो आप बताएंगे 3 4 और 2, ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें गलत आंसर बताना है, गलत आंसर वो है ऑप्शन नंबर ए, एक तो आया नहीं तो आंसर ए बन जाएगा। गया है यदि x माइनस वाई 5 है, x इंटू वाई 15 है, x³ माइनस वाई क्यूब का वैल्यू हमें बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि x³ और माइनस वाई क्यूब इक्वल क्या लिखेंगे x और यहाँ पे माइनस हो जाएगा y का होल क्यूब प्लस हो जाएगा 3xy इंटू हो जाएगा x माइनस वाई, बस यहाँ पे रखेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू 5 है, 5 का होल क्यूब कर दीजिए प्लस रखेंगे 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू 15 दिया हुआ, x माइनस वाई का वैल्यू 5 दिया हुआ, चलिए रखें 5 का क्यूब 125 प्लस हो जाएगा 15 3 45 और गुने 5, तो 125 और गुने ये करेंगे 5 25 25 और 4 25 20, 20 और 2 22, तो 222 और 125 को ऐड कर लेंगे कितने हो जाएंगे 350, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 350। देखिए सेक्शन नंबर 3 जो साइंस की है, क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होता है।
पृथ्वी केंद्र पे वस्तु का भार क्या होता है? तो आपको पता होगा W बराबर क्या होता है? mg होता है। यानी आंसर आप बता देंगे ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। क्या बताएंगे? 0 होता है। देखिए आगे, बल का इकाई हमें बताना है। बल का इकाई क्या है? तो आंसर बता देंगे कि बल का इकाई है केजी न्यूटन पर सेकेंड है। यानी केजी मीटर पर सेकेंड बता सकते हैं या न्यूटन, दोनों बता सकते हैं। यानी आंसर हमारा सी करेक्ट होगा। ए और बी दोनों होगा यहाँ पे। आगे कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो आंसर बताएंगे परमाणु क्रमांक के। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, परमाणु क्रमांक के। अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम दिए थे न्यूलैंड्स। और ट्रिक नियम कौन दिया था? डोबेराइनर दिया था। और परमाणु भार के सिद्धांत पर आवर्त सारणी कौन बनाया था? मेंडलीव। एसिटिक अम्ल का सूत्र बताइएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र बताएंगे CH3COOH बताइएगा। आंसर्स क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन हमसे पूछा क्या गया है कि मानव रक्त का सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है? कितना होता है बताइए। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शंस क्या होंगे? 120 mmGh होता है। 120 mmGh होता है। 120/80 mmGh होता है। देखिए, केशिकत्व के कारण कोई द्रव जो है किस नली के ऊपर चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण का मान कितना होगा? तो स्पर्श कोण का मान जो है न्यूनतम होगा। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। क्या होगा? करेक्ट आंसर सी होगा। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ध्वनि का पिच निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? तो आंसर बताएंगे यह केवल आयाम और आवृत्ति पे करता है। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, आयाम और आवृत्ति पे निर्भर करता है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? वो कौन सा विटामिन है? तो आंसर्स बता देंगे, उस विटामिन का नाम है विटामिन के। राइट आंसर्स बी करेक्ट बताएंगे। रेटिनॉल विटामिन ए को बोलते हैं। टेकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। विटामिन B3 को निकोटीन अम्ल बोलते हैं ना। देखिए कह रहा है कि कोहरा निम्न प्रकार के कोलाइडी तंत्र का एक उदाहरण है। तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर बी, गैस में परिक्षिप्त द्रव का है। आंसर बी करके बताएंगे। कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड होता है। एरोसोल गैस में जो है द्रव तथा गैस में ठोस का परिक्षेपण होता है। धुआं भी एरोसोल कोलाइड है। रक्त जो है सोल कोलाइड है। देखिए वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 56 है आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो आंसर्स बता देंगे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इस ब्लॉक के अंतर्गत। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आगे क्वेश्चन है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी जो है नेत्रदान कर सकते हैं? बताइए कौन कर सकते हैं? रैबीज वाले तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हैजा वाले बिल्कुल नहीं, और टीटनेस वाले तो कर ही नहीं सकते। तो आंसर्स बच गया एक, सिर्फ मधुमेह वाले नेत्रदान कर सकते हैं। आंसर्स ए करेक्ट होगा। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बट जाता है, फटने से बने टुकड़ों का संवेग का योगफल क्या होगा? 0 होगा। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर ए होगा। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। क्या होगा आवर्तकाल? आंसर बताएंगे अनंत। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, अनंत होगा। नायलॉन, नायलॉन क्या है? नायलॉन जो है, नायलॉन बता आपको पॉलीएमाइड है। पॉलीएमाइड है नायलॉन। तांबे के निष्कर्षण में, तांबे के निष्कर्षण में उसके अयस्क को वायु के उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया कहलाती है भर्जन। आंसर सी करेक्ट होगा। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाता है। इनमें से कौन सा ऊतक पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है? इनमें कौन सा ऊतक जो है पौधे में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होती है? तो जल का परिवहन जाइलम कराता है। आंसर बी करेक्ट होगा। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, किसका बना होता है? तो आंसर बताएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बनाता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आंसर बी करेक्ट बताइएगा।
आगे क्वेश्चन है कि ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन क्या होती है? तो ब्रोमीन होती है आपका लाल द्रव होता है। आंसर डी करेक्ट बताएंगे, क्या होती है? लाल द्रव। रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? रोगजनक जो है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक। करेक्ट आंसर बताएंगे एंटीबायोटिक। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन है? वेल्डिंग में जो प्रयोग होता है वो प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? तो आंसर बता दिए, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। देखिए अगला जो सेक्शन आता है सेक्शन नंबर 4, वो है सोशल स्टडीज का। देखिए क्वेश्चन सोशल स्टडीज में क्या पूछे गए हैं कि कृषि का आरंभ हुआ है, कौन से युग में कृषि का आरंभ हुआ है? तो आंसर बताएंगे नवपाषाण काल युग में। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताएगा। नवपाषाण काल में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी शुरू हुआ। नवपाषाण काल में गांव बस्ती भी शुरू हुआ। चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल में धातु का प्रयोग सबसे पहले हुआ। मानव के द्वारा प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन है? तांबा है। वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर बता देंगे जयप्रकाश नारायण। आंसर बी करेक्ट होंगे, जयप्रकाश नारायण है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में सूची 1 और 2 हमें सुमिलित करना है। पहला है क्रांतिकारियों के नाम और दूसरा है स्थान। नाना साहब किससे रिलेटेड है, कहाँ से मतलब ये इन्होंने भागीदारी निभाया था? तो नाना साहब ने भागीदारी निभाए थे यह कानपुर से। कहाँ से? कानपुर से। बेगम हजरत महल कहाँ से निभाए थे? तो बेगम हजरत महल जो थे यह लखनऊ से। और महारानी लक्ष्मीबाई आपको पता होना चाहिए, यह झांसी से। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी यह बिहार से। तो आंसर हमें कौन फुलफिल कर रहे हैं? 1 का 4 ये तो है नहीं, 1 का 4 तो फुलफिल नहीं किया। 1 का 4 ये फुलफिल कर रहा है, फिर 2 का 1 का 4 बिल्कुल ठीक है, 2 का 3, 2 का 3 है ठीक है, और 3 का आपका 2 ये भी ठीक है, और 1 का 4 ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन फुलफिल कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए कह रहा है कि भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है। कहाँ पे है सिलिकॉन वैली बताइए? तो आंसर बताएगा ये है बेंगलुरु में। आंसर बी करेक्ट बताएंगे, कहाँ पे है? बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है? देहरादून में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ पे है? कहाँ पे है बताइए? कोयम्बटूर में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बेंगलुरु में है। देखिए आगे कह रहा है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। क्या होती है? कंटूर होती है ना। कंटूर जो होती है बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान पर जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है कंटूर। आइसोहेलेन, आइसोहेल वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाते हुए खींची गई है उसे आइसोहेल कहते हैं। आइसोथर्म, आइसोथर्म मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाते हुए खींची गई रेखा को हम लोग आइसोथर्म बोलते हैं। देखिए आगे कह रहा है क्या कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती में बताना है। तो समवर्ती में श्रमिक संघी तो है पहला। आगे ऑप्शन नंबर ए। सूची 3 प्रकार की कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आपको बता दें कि समवर्ती सूची में टोटल विषयों की संख्या कितना है? मूल संविधान में कितना था? 47 था, है ना, 47। अभी वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में बताइएगा 52 है ना। किसमें? तो समवर्ती सूची में। आगे देखिएगा कह रहा है सुगौली की संधि, सुगौली की संधि जो नेपाल कब शुरू हुआ था? सुगौली की संधि बताएंगे। तो आंसर बताएंगे सुगौली की संधि 1816 में। आंसर क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 1816। सुगौली की संधि लॉर्ड हेस्टिंगस के कार्यकाल में हुआ था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से लेकर 1816 के बीच में चला था। इसमें नेपाली और ये अंग्रेजों के बीच में हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताना है। इसका नाम क्या था? तो आंसर बताएंगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आंसर सी करेक्ट होगा। 1503 में जो है यह स्क्वाड्रून कमांडर के रूप में अल्बुकर्क भारत आया था और 1509 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल से गोवा को छीन लिया था। नीचे दिया गया हमें सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। संस्थापक और उसके संस्था। देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कौन सी संस्था का स्थापना किए थे? तो आंसर बताएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन। क्या किए थे? इंडियन एसोसिएशन।
तो यहाँ पे ए लिख लीजिए। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी जस्टिस एमजी रनाडे। जस्टिस एमजी रनाडे जी क्या किए थे? ये पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक है इस संस्था का, तो यहाँ पे बी लिख देंगे। एम वीर राघवाचारी। एम वीर राघवाचारी जी क्या किए थे? एम वीर राघवाचारी जी मद्रास महाजन सभा की स्थापना किए थे, यहाँ पे सी लिख दीजिए। और फिरोज शाह मेहता बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किए थे, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। तो कौन सा ऑप्शन फुलफिल करेगा हम लोग का? और वो ऑप्शन है आप देख रहे होंगे, ये तो है ही नहीं, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी है करेक्ट। क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जी कह रहा है सूची 1 और 2 को हमें फिर से मिलाना है। देखिए एक और है, सूची 1 और 2 दिया गया है। यहाँ पे पुलिकट झील कौन से राज्य में बताइए? पुलिकट झील जो है किस राज्य में है? तो पुलिकट झील आप बता देंगे यह है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु। ओके। चिल्का झील बताइए कहाँ पे है? तो चिल्का झील आप बता देंगे ओडिशा में। चिल्का झील कहाँ? ओडिशा में। वुलर झील बताइए, वुलर झील कहाँ पे है? वुलर झील आप बता देंगे कश्मीर में है। कहाँ पे है? कश्मीर में वुलर झील। तो बताइए सांभर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। सांभर कहाँ पे? राजस्थान में। चलिए हम लोग फुलफिल करते हैं। तो ए में आना चाहिए, ए में जो हमें आना चाहिए एक जो होना चाहिए, 3 नहीं बिल्कुल बी होना चाहिए, ये तो होंगे नहीं हमारे। 1 का 3 तो आप देखेंगे पुलिकट, हाँ बिल्कुल ठीक है। 2 का 1 चिल्का फिर ठीक है। वुलर जो है आपका कहाँ है? कश्मीर में ठीक है। सांभर कहाँ है? राजस्थान में। बिल्कुल यही पहला ही आपका फुलफिल कर रहा है। एक ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए भारत में अधिकतम कृषि योग्य धरने वाली फसल कौन सी है? भारत में अधिकतम कृषि योग्य जो घेरने वाली फसल है वो कौन सी है? तो आंसर बता देंगे वो है चावल। आंसर एक करके बताएंगे चावल है। ऐसे पूछा जाए विश्व में सबसे अग्रणी जो है देश कौन है चावल उत्पादन में, तो वो चीन है। सेकंड पे भारत आता है। निम्नलिखित में से यूरेनियम का विशाल निक्षेप कहाँ पाया जाता है? कौन से राज्य में पाया जाता है? तो आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश में। आंसर ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम का विशाल जो भंडार आपको बता दे कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। यूरेनियम उत्पादन में झारखंड प्रथम स्थान पे है। आगे कह रहा कि अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? अधिकार परीक्षा का क्या मतलब है? तो ये रिट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 226 के तहत, मतलब 226 के तहत जो है हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है ना। वो रिट 5 प्रकार के होते हैं, उसी में अधिकार परीक्षा एक रिट है। उसका शाब्दिक अर्थ बताना है। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष वित्त की स्रोत नहीं है? तो आंसर बता देंगे वो है नाबार्ड। आंसर ए बताएंगे नाबार्ड। इसकी स्थापना कब होता है? तो आप बताएंगे 12 जुलाई को होता है। 12 जुलाई 1982 को। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होता है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप बताना है। ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो ईपीसीजी का पूर्ण रूप बताएंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोला गया है क्या कि कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख में वर्णित श्रेणी संगठन का नाम था। क्या नाम था? तो आंसर बताएंगे तनुवाय, तंतुवाय, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे? तंतुवाय नाम था इसका। आंसर्स ए करके बताएंगे। मंदसौर प्राचीन मालवा में स्थित था, जिसका नाम एक दसपुर दसपुर में भी मिलता है, दसपुर भी मिलता है ना। यह लेख जो है प्रस्तुति के रूप में जिसका रचना जो है वस भट्टी ने की थी। यह संस्कृत का जो है प्रखंड विद्वान था, जिसे कुमार गुप्त के राज्यपाल जो है वंदुवर्धन तथा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख करवाया था। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार भारतवर्ष की औसत प्रति व्यक्ति आय का सांख्यिकीय अनुमान प्रस्तुत करने वाले कौन थे? कौन थे? तो आंसर बताएंगे दादा भाई नौरोजी। आंसर ए करेक्ट बताएंगे, दादा भाई नौरोजी। गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में हमें निम्नलिखित पर विचार करना है। देखिए पहला क्या किए थे उन्होंने, फिर दूसरा तीसरा ऐसे बता देना है कि गांधी जी के उपयुक्त संघर्ष जो का काला अनुक्रम के अनुसार हमें बता देना है। तो देखिए पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? तो 1917 में किया था। फिर रोलेक्ट एक्ट के बारे में पूछा जाए तो उसके जस्ट बाद जो है अहमदाबाद मिल किए थे, वो 1918 में किए थे, है ना। 1918 में किए थे। और रोलेक्ट एक्ट कब किए थे? तो रोलेक्ट एक्ट आपको बता दें 1919 में किए थे, 1919।
और खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है 1918 में कब? तो ये मार्च में हुआ था। और ये कब हुआ था? तो ये फरवरी में हुआ था। तो अब देखिए हमें बताना है सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 2 वाला, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 2 फिर आ जाता है 1, बिल्कुल सही, फिर आ जाता है 4, फिर आ जाता है आपका 3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट आंसर बी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? बिहारी अखबार के संपादक कौन थे? तो आंसर्स बता देंगे। करेक्ट आंसर बी, बाबू महेश्वरी प्रसाद जी थे। आंसर बी करेक्ट बताइएगा। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? जोग जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो आंसर बताएंगे कर्नाटक में है। आंसर बी करेक्ट बताइएगा, कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। देखिए सेक्शन नंबर 5 जनरल इंग्लिश का है। क्वेश्चंस क्या पूछे गए? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है? पाइयोस। पाइयोस का मतलब होता है क्या है दोस्तों? इसका मतलब आप पहले बता देंगे, पवित्र होता है। तो जस्ट इसका साइनोनिम क्या होना चाहिए? वाइस होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। रिलीजियस? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, धार्मिक ही होना चाहिए। आंसर हमारा क्या बनेंगे? राइट आंसर सी बताइएगा। देखिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? वंस द इंटरव्यू वाज ओवर आई डैश फेल्ट लाइट एंड फ्री। तो आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर्स बताएंगे यहाँ पे सडनली होगा। आंसर्स फुलफिल करेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अचानक, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? द फ्रूट ऑफ द ट्री आर आइदर ड्राई और फ्लेशी एंड देयर आर मेनी डिफरेंट वे इन विच द सीड्स डैश। तो आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? प्रोपोगेट। आंसर ये होगा यहाँ पे प्रोपोगेट। प्रोपोगेट कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मूल पौधे से नए पौधे उत्पन्न करना, यहाँ पे प्रोपोगेट का यूज करेंगे हम लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है क्या? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम हमें बताना है। क्या है? एक्सेप्ट मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। तो क्या बता दीजिए? इनकार करना, नहीं। आंसर बी करके बताइएगा, इनकार करना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। क्या है? नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? इसका आंसर मतलब कि इसका मतलब होगा एक दूसरे को थोड़ा भी पसंद नहीं करना। तो बताइए आंसर्स क्या बोलेंगे? आंसर बोलेंगे पर्सन हु डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल। आंसर्स ए करेक्ट बताइएगा। क्या गया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। आइए देखते हैं, पढ़ते क्या है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सिंपैथी विथ अ डिजायर टू हेल्प। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है, पहले तो ये जानेंगे हम लोग। कहने का यहाँ पे तात्पर्य है कि मदद करने की इच्छा के साथ सहानुभूति की प्रबल भावना। तो इसके लिए क्या उपयोग करेंगे वो वर्ड हम लोग? तो उस वर्ड का आप बता देंगे। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग? कंपेशन। आंसर हमारा क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर डी। इसका मतलब ही क्या होता है कि दया भाव, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मदद करने की इच्छा के साथ सहानुभूति की प्रबल भावना होना, मतलब उसके क्या बताएंगे कि उसके अंदर में दया भाव होना चाहिए, है ना। कंपेशन होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द फार्मर इन दिस विलेज डैश देयर फील्ड्स विथ वाटर फ्रॉम द रिवर। कहने का मतलब है कि इस गांव के किसान अपने खेतों को जो है नदी के पानी से क्या करते हैं? तो भिगोते हैं यानी सींचते हैं। तो आंसर्स क्या बनेंगे? शो। आंसर्स ए करेक्ट राइट आंसर बताएंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ इनडायरेक्ट स्पीच। कह रहा मदर सेड टू नवीन बोर्ड द ट्रेन नाउ। तो इसका नरेशन बनाएंगे क्या हम लोग? नरेशन बनेगा इसका कि मदर टोल्ड नवीन टू बोर्ड द ट्रेन देन। नाउ का यहाँ पे देन चेंज कर देंगे। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। अ प्लेस वेयर पिग्स आर केप्ट। तो जहाँ पे सुअर को पकड़ के रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं स्टाई बोलते हैं। आंसर डी करेक्ट होगा, इसका मतलब सुअर 12। आंसर्स क्या होंगे? ऑप्शन नंबर डी सुअर 12। देखिए आगे कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन अ पैसिव वॉइस। क्या है हमारे पास? पीपुल आर कंटिन्यूअसली वॉचिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स, है ना। तो इसका हम लोग क्या बताएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे इसका कि द इलेक्शन रिजल्ट्स आर कंटिन्यूअसली बीइंग वॉच्ड बाय पीपुल।
आंसर्स सी करेक्ट होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है हमारे पास? आई टोटली डिसएग्री विथ अस। मैं उनके जो है मैं उनके ओके आई टोटली डिसएग्री विथ अस डैश proposal as he has not weighted the pros and cons। कहने का क्या मतलब है कि मैं उनके हास्यास्पद प्रस्ताव से पूरी तरह डैश हूँ क्योंकि उन्होंने फायदे और नुकसान पर प्रोज एंड कॉन्स मतलब फायदे और नुकसान पे विचार नहीं किया है। तो क्या बताएंगे यहाँ पे? मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, है ना। तो असहमत के लिए हम क्या बताएंगे? असहमति हम बताएंगे रेडिकुलस। आंसर यहाँ पे सी फुलफिल करेंगे आप। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक डैश यू प्लीज हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर, है ना। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे बताएंगे क्या आप मदद कर सकते हैं ना। तो आंसर बताएंगे हमें करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, है ना। ऑप्शन गुड, राइट आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देखिए पूछा जा रहा है कि क्या आप मदद कर सकते हैं प्लीज मेरे कंप्यूटर के लिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। डिड यू विजिट डैश नेहरू प्लेनेटेरियम इन दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स। बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल होंगे। तो यहाँ पे फुलफिल करिएगा द, है ना। आर्टिकल्स हमारे क्या लगेंगे? द। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे पूछा क्या गया है क्वेश्चंस। क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि 103 कास्तूरी इज पुअर डैश ही डज नॉट रिपोर्ट टू बेगिंग टू सरवाइव। तो बताइए यहाँ पे क्या फुलफिल होगा हमारा। तो ये फुलफिल यहाँ पे करेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा हाउएवर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट बताएंगे हाउएवर, है ना। क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन जो है हाउएवर तो भी फिर भी तथापि यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ना। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे यहाँ पे? ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। कह रहा है कस्तूरी इज पुअर हाउएवर इट डज नॉट रिपोर्ट टू बीइंग टू सर्वाइव मतलब वो अपने जीवन जीने की सर्वाइव वो नहीं रिपोर्ट कर पा रही है ना, नहीं करती है। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। बताइए कौन है इसमें रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो आप देखेंगे इसमें सॉफ्ट फेल सही है, यहाँ पे एक्सेप्टेबल सही है, पैरल भी सही है। यहाँ पे हम्बली गलत है। तो इसका होना क्या चाहिए था दोस्तों? इसका होना चाहिए ऐसे फुल, इसका मतलब होता है नम्रता पूर्वक। इसका क्या होना चाहिए? HUMBLY होगा, हम्बली होगा, है ना। आगे है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? आई लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चेयरफुल एंड डैश। क्या बताएंगे यहाँ पे? तो आंसर्स यहाँ पे बताएंगे इजी एंड गोइंग। आंसर्स डी करेक्ट होगा, इजी गोइंग। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे पास क्या, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन अ सेंटेंस विथ contains a grammatical error are these library books there। बताइएगा यहाँ पे क्या है एरर। तो एरर ये बता देंगे यहाँ पे देयर, यहाँ पे एरर है। आंसर ए करेक्ट होगा। तो देयर का यहाँ पे नहीं प्रयोग होगा, है ना। यहाँ पे हो जाएगा देयर्स। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? देयर्स होना चाहिए तभी जाके ये सही होता है, देयर नहीं बल्कि एस रहता तो ये बिल्कुल सही हो जाता। ठीक, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम्स। क्या है? एट लॉगर हेड्स। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है असहमत। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे टू डिसएग्री स्ट्रांगली, है ना। आंसर्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मिलियंस ऑफ पीपुल डैश ड्यूरिंग द एक्यूट फैमिन ऑफ ओडिशा, है ना। कहने का क्या मतलब है कि फैमिना मतलब होता है अकाल होता है ना, अर्थात खाने पीने की वस्तु की कमी के कारण जो है लाखों लोग क्या होते हैं भूखे रहेंगे। तो आंसर्स यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर यहाँ पे स्टर्ब, करेक्ट आंसर बी करेक्ट बताइएगा। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अ गिवन सेंटेंस। कह रहा है जॉन मेट द ऑफिस इन द इवनिंग। बताइए कौन सा टेंस है? इस टेंस में आप बता देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पे। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। देखिए अगला जो सेक्शन आता है वो है सेक्शन नंबर 6 और वो है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। इसमें क्वेश्चन पूछा गया आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या हमें बताने हैं कि कितने हैं। टोटल त्रिभुजों की संख्या आप इसमें काउंट कर लेंगे
पहले तो इसमें काउंट करिए कि टोटल कितने हैं, उसके बाद इसमें काउंट कर लेंगे। ऐसे करके आप टोटल काउंट करिएगा पॉज करके इस वीडियो को। टोटल आपके 15 आने चाहिए। आंसर डी करेक्ट बनेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, यदि ए बी का भाई है, ए जो है क्या है तो बी का भाई है। आगे कह रहा है बी सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, ठीक है, तथा सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, डी का पिता है। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो क्या बताएंगे यहाँ पे, इसके अंकल या फिर भतीजा से रिलेटेड है, तो भाई तो होगा नहीं, बहन होगा ना। यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये जो डी का ए से संबंध, डी जो है, डी यहाँ पे स्पष्ट नहीं बता रहा है कि ए से उसका रिलेशन जो है भतीजी है या फिर भतीजा है ना। तो ये हम भतीजा और भांजा ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपरली नहीं बताया गया कि ये मेल है या फीमेल है ना। तो इसलिए हम लोग आंकड़े अपर्याप्त लेंगे। यहाँ पे यदि वही रहता ना, यहाँ पे इसको सिर्फ बता दिया रहता जो कि डी जो है ए का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पे सी डी का बस पिता है इतना बता दिया है, मतलब सी का बता दिया है कैटेगरीज की हाँ ये मेल है और बी जो है फीमेल है, ए जो है मेल है, बट ये नहीं बताएगा कि डी मेल है या फीमेल है ना। तो इस कारण ये हम लोग भतीजी और भांजा नहीं बता सकते। तो आंसर ना ही ए ना बी ना सी ना ऑप्शन नंबर इसका डी होगा कि आंकड़ा अपर्याप्त होगा। मतलब आप समझ रहे हैं कि क्या होगा, इसका भतीजा होगा, इतना तो दिख रहा है। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको पूरा करना है, तो क्या आना चाहिए आगे। देखिए दो यहाँ से 4 से 5 गया, 5 से 6, ठीक है, 6 से देखेंगे तो यहाँ पे 8 गया, तो ये कौन सा फुलफिल करना चाहिए, नहीं ये 4 से 5 एक इंक्रीज, 5 से 7, 7 और 3 10, देखें यहाँ से एक बढ़ा, यहाँ से 2, यहाँ से 3, तो यहाँ से 4 बढ़ा, ठीक है, यहाँ से एक 5 बढ़ेगा तो वो तो हमें लेनी नहीं है। चलिए 2 से 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, मतलब यहाँ पे 10 फुलफिल करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कह रहा है कि जिस प्रकार इंसुलिन का संबंध हार्मोन से है, उसी प्रकार पेप्सिन का संबंध किससे है, तो पेप्सिन का संबंध किससे है, तो एंजाइम से है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, एंजाइम होगा। आगे क्वेश्चन बोला गया क्या है, इसमें हमें बताना है कि जैसे लिखा गया 3 अक्षर समान है, एक अलग है, वो कौन अलग है। देखिए इसमें सबसे अलग कौन है, तो आप देखेंगे पी और यू के बीच डिफरेंस 5 का है, इसमें फिर 4 का डिफरेंस, फिर देखिएगा 3 का, फिर 2 का, ऐसे 5 4 3 2 आ रहा है। यहाँ पे भी देखेंगे 5 4 3 2 आ रहा है, इसमें भी 5 4 3 2 आ रहा है, लेकिन इसमें 5 है, इसमें 3 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो इसमें गड़बड़ हो गया, यानी आंसर हमारा डी करेक्ट होगा। वो कैसे हो रहा है, तो देखिए दोस्तों टी का वैल्यू यहाँ पे 20 है, इसका 25 होता है, इसका 2 होता है और इसका 5 होता है और इसका 7 होता है। ये तो वैल्यू आपको पता होना चाहिए। और इस वैल्यू से आप देख लेंगे कि यहाँ 5, यहाँ पे देखिए कितना का डिग्री ये कर रहा है, तो आप 3 का बताइएगा कि नहीं, यहाँ से भी 3 का ही और यहाँ से 2 का, तो ये देखिए 3 3, लेकिन इस सब में हो रहा है कि यहाँ से हो रहा है 4 3 2, ऐसे हो रहा है ना, 5 4 3 2, 5 4 3 2, 5 4 3 2 सब में, लेकिन इसी में 3 3 2 बार रिपीट किया है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। बताइए इसमें क्या फुलफिल किया जाएगा, तो यहाँ पे क्या फुलफिल किया जाएगा, 4 का यदि होल स्क्वायर करते हैं हम लोग और 5 का होल स्क्वायर, तो 16 और 5 का 25, तो ऐड करते 6 5 11 और 3 1 4, 41 आ रहा है। बिल्कुल हम लोग वैसा ही करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 36 और 9 का तो 45 आ रहा है, 7 का करिएगा तो 49, और कितना आप इसमें करेंगे कि 58 आना चाहिए, तो देखिए 58 इसमें से घटा लीजिए, सीधे हम बता देंगे कितना आ जाएगा, तो 18 में से 9 तो 9 और ये घटाएंगे, मतलब वो 3 का होल स्क्वायर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप सीधे बता देंगे सी है। देखिए आगे आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अखरोट अंजीर, तो आगे बताइए क्या होगा, क्या बताइएगा, अखरोट अंजीर, तो आप बताइएगा किशमिश जो है खुबानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया हमें कि जैसे 2 10 और 28 रिलेटेड है, वैसे कौन संख्या इसी के समान है। तो देखिए यदि हम 5 दूना 10, 5 और 2 में गुना करते हैं तो 10 आता है, ठीक है। अब देखिए 2 गुने 14 करते हैं तो 28 आता है। एक हमने क्या किया, 2 गुने 5 किया और दूसरा क्या किया, 2 गुने 14 किया, जस्ट इसका मतलब आधा हमने। तो आइए दूसरा कोई देखते हैं, ऐसा कोई है क्या। तो आप देखिए 4 है यहाँ पे, यदि हम इसका आधा 10 से गुणा करते हैं, 4 और गुने 5 करते हैं, चलिए इसमें क्योंकि 5 से गुणा करे हैं तो इसमें भी 4 और 5 में तो 20, और 4 में यदि हम लोग 14 से गुणा करते हैं तो 14 चौके के 56, हाँ बिल्कुल, यानी फुलफिल हमारा यही कर रहा है, तो यही रख देंगे। देखिए आगे कह रहा हमें वेन आरेख में बताना है, क्या लिखा गया लिखा गया है संगीतकारों वादकों और वायलिन वादक में हमें अंतर बता देना है। तो देखिए वायलिन वादक पहले लिखेंगे, उसके बाद वादक आएंगे, और ये सभी वादक क्या कहलाते हैं, संगीतकार कहलाते हैं, यानी आंसर हमारा ए बन जाएगा। हमें इस श्रृंखला को पूरा करना है। यह लिखा गया 8 13 21
32, 47, 63 और 83 उपयुक्त श्रृंखला में कौन सी संख्या जो है गलत है? आइए देख लेते हैं कौन गलत है। 8 के बाद 13, तो आप देखेंगे 5 बढ़ा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5 लिखते हैं, यहाँ पे कितना बढ़ा 8, यहाँ पे देखेंगे तो कितना ये इंक्रीज कर रहा है 11, फिर यहाँ पे देखिएगा कितना इंक्रीज कर रहा है ये, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए 3 इंक्रीज, यहाँ पे 3 इंक्रीज, लेकिन ये तो हो रहा है कितना दोस्तों, यहाँ पे 14 होना चाहिए, लेकिन ये क्या 15 इंक्रीज हो रहा है ना, यहाँ पे 14 होना चाहिए था, तो ये 14 करेंगे मतलब एक घटाएगा, ये 46 होना चाहिए, यानी यही वाला हमारा गलत है। तो आंसर्स क्या बताएंगे, ये 47 वाला गलत है ना, तो आंसर्स डी करेक्ट हो जाएगा आपका। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।